अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी की, अपने वालदैन की ज़िंदगी के कुछ इस तरह के वाक़यात भेजे हैं जो वो कहती हैं कि आज तक हम उनको भुला नहीं सके। लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरा नाम और जितने भी इसमें हकीकी किरदार हैं इन सब के नाम बदल दीजिएगा, जगहों के नाम भी बदल दीजिएगा। तो उन्हीं की ख्वाहिश पे मैं उनका नाम, जो पहले हरूफ होते हैं नाम के, एस और अगले नाम का हरूफ है ए, तो उनका नाम मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ SA। और करीब करीब एक मुल्क जहाँ पे वो इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, वो रियल नहीं बता रहा, स्कॉटलैंड, जहाँ पे वो रहती हैं, जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है कि इसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूं। SA की कहानी बहुत ज़बरदस्त वाक़यात हैं। आज जब मैं इनकी वॉइस को सुन रहा था तो वहीं पे इनकी कहानी के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ एक वाक़या भी मुझे याद आ गया, मेरी अपनी ज़िंदगी का, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद तो इनके कई वाक़यात हैं जो मुझे आज के एपिसोड में भी सुनाने होंगे, आगे भी बहुत ज़्यादा हकीकी खौफनाक वाक़यात। एक अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, हम उनको चाचा चाचा कहते थे और उनके हम उम्र उनको मौलवी साहब, और कुछ लोग उनके नाम से उनको पुकारते थे मौलवी खुदाबख्श साहब। मुझे जहाँ तक वो याद है, बहुत छोटे थे तो बहुत प्यार करते थे सबसे, बच्चों से बहुत शफकत से पेश आते, उनके लिए टॉफ़ियाँ लेके आते, उनसे मोहब्बत से पेश आते। हमेशा से कमज़ोर से उनके दोस्त देते थे, उनको मजाक में छेड़ते भी थे कि खुदा बख्श यार, तुम कभी भी ज़िंदगी में मोटे नहीं हो सके, हमेशा पतले ही रहे हो। और जिस उम्र में मैंने उनको देखा था उस वक्त वो साइकिल पे होते थे, हर वक्त साइकिल चलाते थे। हम बच्चे थे, उनसे कहानियाँ सुनते, किस्से सुनते, उनसे बातें सुनते, वो हमसे प्यार करते। वो उनके बैठने का अंदाज़ ये था, जब वो ज़मीन पे बैठते तो उनका एक साफ़ा सा होता था, वो अपनी घुटनों को ऐसे जोड़ लेते और ऐसे सीने के करीब कर लेते और वो साफ़ा उस घुटनों के गिर्द लपेट लेते और इस अंदाज में वो बैठते थे। आज भी उनका बैठना याद है, दीवार से टेक लगा के बैठते और फिर कहानियाँ सुनाते। एक कहानी उन्होंने डायरेक्टली हमें तो नहीं सुनाई थी, छोटे थे, लेकिन हमने भी वो सुन ली थी। उनके दोस्त उनसे फरमाइशें करते थे, बातें करते थे, तो उन्होंने उनसे फरमाइश की थी कि यार वो, अच्छा, उनके जो दोस्त थे वो उनकी तरह काफ़ी एजेड, बूढ़े हो चुके थे, वो खुद भी बहुत बूढ़े थे, और उनके दोस्त यार भी जिस महफिल में वो बैठते थे बहुत ज़्यादा बूढ़े थे। कि यार वो खुदाबश वो वाला वाक़या सुना जो ज़िंदगी में तेरे साथ हुआ था। अक्सर टाल जाते। उस दिन हम भी बैठे हुए थे, 2-4 लोग जो कज़न थे, और उन्हें वो वाक़या सुनाया दोस्तों के बहुत ज़्यादा ज़िद करने पे, कि मैं जब जवान था मैंने कुरान मजीद पढ़ा, किरत के साथ पढ़ा, मेरे वालिद साहब ने मुझे पढ़ाया। वालिद साहब इमाम मस्जिद थे। उम्र मेरी होगी कोई 23-24 साल, और यूं मेरे ज़िम्मे ड्यूटी लगी कि साथ वाले गाँव से मैंने पढ़ाने के लिए जाना है। अभी तो जो उस शहर का मैं नाम नहीं बता रहा जिस शहर में वो रिहाइश पजीर मुस्तकिल हो गए थे, पहले इसी शहर में जहाँ की स्टोरी सुना रहा हूँ, बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए आते थे। वाले साहब ने ड्यूटी लगाई। तो ये उन दिनों का वाक़या है जब अभी साइकिल वगैरह नहीं लोगों के पास आई थी। लोगों की सबसे बड़ी सवारी जो होती थी वो गधा होता था। वो गधे के ऊपर बैठ के, एक तो गधा गाड़ी होती है, उसके पीछे बाकायदा लकड़ी की गाड़ी सी होती है, बैलगाड़ी जिस तरह गधा गाड़ी, ये लोग गधे के ऊपर बैठ के सफ़र करते थे। तो वाले साहब ने उनको गधा, जो घर में एक था उनका सवारी के तौर पे, उनका गधा दिया और वो गधे पे बैठते और यूं तकरीबन कोई 1 घंटा 1.25 घंटे का फासला तय करके दूसरे शहर पहुंचते, वहाँ बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाते, सारा दिन उसी शहर में गुजारते और रात को रवाना हो जाते। ये काम तो शुरू हुआ था बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाने से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि यार दोस्त बनते गए। लोग बड़े भी जो थे, जो कुछ कुरान नहीं पढ़े हुए थे, वो भी उनसे पढ़ना शुरू हो गए। यारियां दोस्तियां, काम इस तरह का चल पड़ा
कि वो उसी साथ वाले गांव में जहां पढ़ाने के लिए जाते थे, उसी मस्जिद के अंदर वो इशा की नमाज़ पढ़ाते और इशा की नमाज़ पढ़ाने के बाद वापस आ जाते। इमाम मस्जिद जो उस दौर में होता अमूमन वो कोई बूढ़ा शख्स ही होता, यानी कि कोई 40-50 साल की उम्र के बाद का ही होता। लेकिन मौलवी खुदाबख्श साहब जो नौजवानी में ही 24 साल की उम्र में माशाल्लाह ऐसी खूबसूरत कीरत पढ़ते, ऐसी खूबसूरत अजान देते मस्जिद में कि उसी मस्जिद में ऑलरेडी एक इमाम साहब मौजूद थे, लेकिन उन्हीं की ख्वाहिश पे ये तमाम अजानें खुदा बख्श देते और यूं बच्चों को पढ़ाते भी सही। बाज़ औक़ात इमाम साहब वहाँ मौजूद ना होते तो इनकी ड्यूटी लग गई कि मौलवी साहब आप नमाज़ पढ़ा दिया करें, ये नमाज़ भी पढ़ा देते। यूं ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि वहाँ से निकलते बाज़ औक़ात फजर अपने ही छोटे से गांव में पढ़ते, लेकिन बाकी तमाम नमाज़ें दूसरे शहर में आके पढ़ते थे और इशा की नमाज पढ़ के अपने गधे पे वापस रवाना हो जाते। खुदा का करना ऐसा हुआ कि वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी रूटीन वही रही, यहाँ तक कि वालिदैन को फिक्र हुई कि अब इनकी शादी कर दी जाए। उस दौर में शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी, लेकिन 22 साल तक ये टालते रहे, वालिदैन को टालते रहे, यहां तक कि 22 से इनकी उम्र 24 साल हो गई। और यूं अब रोज़गार का सिलसिला भी शुरू हो गया था। जिस मस्जिद में पढ़ाते थे बच्चों को वहाँ से भी बहुत कुछ मिल जाता था, तो वापसी पे जब रोज़ाना रवाना होते तो साथ अपनी गठड़ी में कुछ ना कुछ घर के लिए लेके आते। यूं अब वो कमाने भी शुरू हो गए थे। वालिदैन ने उनकी शादी कर दी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद वालिद साहब इस दुनिया को प्यारे हो गए, लेकिन उनका वो आने जाने का रोज़ की रूटीन वही रही, क्योंकि दूसरे गांव में अब उनका रोज़गार था, बच्चों को पढ़ाना था, लोगों से मिलना जुलना था, मस्जिद की इमामत कराना था। कोई 8 से 9 महीने के बाद वो जो गधा जिस पे वो सवार होकर रोज़ जाते और वापस आते, वो भी एक दिन उठे तो उसको मुर्दा पाया। अब उनका वाहिद ज़रिया वो सवारी वही गधा था जिस पे वो आते थे, क्योंकि लोग उनसे बहुत प्यार करते थे, बच्चों से बहुत शफकत से पेश आते थे, बहुत ही मोहब्बत वाले इंसान थे जवानी से ही। अब जब गधा अल्लाह को प्यारा हो गया तो वो शदीद परेशान हुए कि अब मेरी तो आने जाने की सवारी वही थी, मैं अब कैसे आऊँ जाऊँगा। उसी दिन उनको छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई सवारी नहीं थी, वो नहीं गए। उससे अगले दिन फिर से वो परेशान थे कि मैं कैसे जाऊँगा, टाइम पे पहुंचना था, लोगों को बताना था कि मेरी सवारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ पाया। अगले दिन भी कोशिश करते रहे कि वहाँ से कोई जा रहा हो तो मैं उसके साथ चला जाऊँ, तो परेशानी यह लाहक हो गई कि चला तो जाऊँगा, वापसी कैसे होगी, पैदल चलना पड़ेगा, बहुत लंबा सफ़र था। अगले दिन भी वो कहते हैं मैं ना जा सका। ये तीसरा दिन था, मैं सुबह ही सुबह उठा, तैयार हुआ, फजर की नमाज़ पढ़ी और दिल में दुआ की कि या अल्लाह कोई वसीला पैदा कर, बच्चे मासूम हैं, मैंने उनको कुरान पढ़ाना है, लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं जाऊँ। जिस जगह पे इनका घर था, इर्द गिर्द ज़मीनें थीं, ज़मीनों के बीच में इनका एक घर था और इनके घर के बिल्कुल बैक साइड पे इनके ही एक रिश्तेदार थे, उन्हीं का घर था। ये 2 घर आपस में जुड़े हुए थे। बाहर निकले घर से तो देखा घर के दरवाजे के बाहर ही एक गधा खड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसा गधा जैसा उनका गधा था। हैरान हुए, पीछे वाले जो रिश्तेदार थे उनके यहाँ भी गधा नहीं था, तो ये गधा कहाँ से आया? यकीनन किसी का था। बाहर निकले, गधे को देखा, लेकिन चल पड़े, अल्लाह मालिक है, आगे जाता हूँ, देखता हूँ, शायद कुछ सवारी मिल जाए। वो जैसे ही अपने उस घर से बाहर निकल के चलना शुरू हुए तो वो जो गधा घर के बाहर खड़ा था वो उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। उन्हें मुड़ के देखा, वो गधा उनके पीछे आ रहा है। यहाँ तक कि चलते चलते काफ़ी आगे चले गए, एक जगह पे रुक गया। आज उन्होंने फैसला किया था कि मैं पैदल ही चल के जाऊँगा, क्योंकि कोई सवारी का एहतमाम नहीं था। तो देखा जैसे ही वो रुके हैं, वो गधा कितनी दूर से पैदल चलते चलते उनके पीछे आके रुक गया है। उन्होंने एक निगाह गधे को देखा कि गधा भी आके रुक गया है, इतनी देर से मेरे पीछे आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता गधे के करीब गए, उसके सर पे हाथ फेरा। इस अंदाज में गधे ने गर्दन नीचे झुका दी, जैसे कह रहा हो
मेरे ऊपर सवार हो जाइए। उन्होंने कहा ये तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने मेरे लिए सवारी भेज दी हो। फौरी तौर पे गधे पे सवार हुए और एड़ी लगाई गधे को, तो गधा चल पड़ा जिस सिमत में। अब उसके ऊपर कोई रस्सा वगैरह तो था नहीं, वरना गधे के ऊपर ये लोग जो बैठते थे तो उसके गले में इस तरह का रस्सा डालते थे या इस तरह पकड़ते थे। उन्होंने क्या किया कि वो गधे के जो कान थे उन कानों को पकड़ लिया, और जहां कान को पकड़ के हिलाते थे इस सिमत वो मोड़ निकालता था। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, जहां इस सिमत में आप स्टीयरिंग घुमाते हैं गाड़ी घूम जाती है, तो वो उसको घुमाने के लिए उसके कान का इस्तेमाल करते। उसके कान काफ़ी लंबे थे बानिस्बत आम गधे से। वो सवार हुए, यहां तक कि अपना सफ़र तय करके जिस शहर पहुंचना था उसी छोटे से गांव में पहुंच गए। और जैसे ही पहुंच गए, अब ये परेशानी लाहक के आ तो गया हूं इस गधे से, पता नहीं किसका गधा है। खैर, इसको मैं एक दरख्त के साथ बांध देता हूं और खाने पीने को यहाँ पे घास है, किसी की ज़मीनें तो नहीं है, ऐसे चारा है, खा लेगा। रात को मैं इसको वापस ले जाऊंगा, अगर ये यहाँ पे मौजूद हुआ, कोई ले ना गया तो। बांधने के लिए रस्सा भी नहीं था, तो उन्होंने उस गधे को वहीं पे छोड़ दिया। गए, लोगों में घुल मिल गए, उसी तरीके बताया कि इस तरह सवारी नहीं थी, आज भी बड़ी मुश्किलों से आया हूँ, और अपना बच्चों को पढ़ाते रहे, सारा कुछ किया। और शाम को ज़रा जल्दी रवाना हुए कि कहीं अंधेरा हो गया तो सवारी भी नहीं मिलेगी, पैदल जाना होगा, पता नहीं गधा वहाँ पे है या नहीं है, ये देखने के लिए कि क्या आया वहाँ पे गधा है या चला गया है। चलते हुए उस जगह पे गए, उनको यकीन था कि गधा कहीं चला गया होगा, आवारा सा गधा था, किसका था, मैं लेके तो आ गया। लेकिन जब वो उस दरख्त के पास पहुंचे जहाँ पे गधे को छोड़ के गए थे, तो गधा वहाँ पे मौजूद था। हैरत में मुब्तला हुए, गधे के पास गए, उसको प्यार किया। गधा बिल्कुल ऐसे तैयार जैसे अपने सवार को बिठाने के लिए तैयार होता है। उस गधे में सवार हुए और अपने घर पहुंच गए। घर के गेट के बाहर अभी काफ़ी फासले पे ही थे। गधा इस अंदाज में रुक गया जैसे कह रहा हो बस मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। उनकी ख्वाहिश थी अगर ये किसी का गधा नहीं है तो मैं इसको घर के अंदर भी ले जाता हूं, लेकिन गधा इस तरह रुक गया। उन्होंने उसको एड़ी से चलाने की कोशिश की, कान को खींचा जिस तरह वो चलाते हुए आ रहे थे कि आगे चलो। गधे ने हिलने से इनकार कर दिया। समझ गए कि गधा इससे आगे नहीं जाएगा। उतरे और इस अंदाज में उसको प्यार से पुचकारा जैसे उसको कह रहे हो कि रुको यहाँ पे। घर गए, उसके खाने पीने के लिए जो भी ला सकते थे उसको खाने पीने को दिया और उसको प्यार किया, चले गए। अगली सुबह फिर से उठे तो बाहर वही गधा उसी जगह पे कल जहां पे उसको छोड़ा था वहां पे जमीन पे बैठा हुआ था। गधे के जैसे ही करीब पहुंचे, गधा एकदम से उठ के खड़ा हो गया, जैसे अपने मालिक को पहचान लेता है। गधे पे सवार हुए और गधा लेके उनको वहीं पहुंच गया। सारा दिन मसरूफियत रही। आज शाम को फिर से जल्दी निकले, पता नहीं आज भी गधा है या नहीं है, लेकिन जब उस जगह पहुंचे तो गधा मौजूद था। फिर से गधे पे सवार हुए, अपने घर तक पहुंच गए, उसको फिर खाने पीने को दिया। तो तीसरे दिन उनको लगा जैसे गधा मानूस सा हो गया है, आवारा गधा है, कहीं फिरता था, किसी का था, अब आ गया है, मुझे ले जाता है। अल्लाह ने सवारी का एहतमाम कर दिया है, और कोई भी आके अगर दावा करेगा कि ये गधा उसका है, मैं उसके हवाले कर दूंगा और कहूँगा कि भाई मैंने कौन सा इसको बांध के रखा हुआ है। लेकिन तीसरे दिन जब घर से रवाना हुए तो एहतमाम करके आए, कुछ जेब में पैसे रख के आए कि इसको आज खिलाना पिलाना है। गधे पे सवार हुए, एक रस्सा भी आज वो अपने साथ ले आए थे। उस गधे के ऊपर सवार हुए, गांव पहुंचे और एक दरख्त के साथ उसको बांध दिया कि आज मैं इसके लिए बाकायदा खाने पीने की चीज़ें लेके आऊँगा। सारा दिन अपना काम किया, रात होगी। आज वो जल्दी फारिग नहीं हुए, उनको इत्मीनान था गधा बंधा हुआ है, मैं सुकून से जाऊंगा। और रात को उन्होंने खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें ली गधे के लिए, अपने लिए मिठाई उनको बहुत पसंद थी। शाम से ही कोई उनको मिठाई दे के गया हुआ था, एक डब्बा मिठाई का उनके पास था। वो चलते हुए गधे के पास पहुंचे, मिठाई का डब्बा उन्होंने खोला, वो खा रहे थे। गधे के आगे खाने का सामान रख दिया, लेकिन गधे ने कुछ भी नहीं खाया। उसने मुंह इस अंदाज में आगे किया जैसे मिठाई की तरफ मुंह कर रहा हो। वो समझ गए एक जानवर है, वैसे मुंह मार रहा है। उन्होंने उसके मुंह को पीछे किया, फिर मिठाई को खाया और उसको खाने को जो उसका सामान था, घास वगैरह, गधे ने फिर भी नहीं खाई। 2-3 दफ़ा उनको कहा, नहीं खाई। और वो फिर से मिठाई का एक पीस उठा के खाने ही लगे कि गधा आगे बढ़ा, उनके मुंह से वो मिठाई का पीस ले लिया। वो परेशान हुए कि गधे ने मिठाई खा ली है, ये मिठाई खाना चाहता है। उन्होंने एक और पीस लिया, वो वफादार बन गया था, उन्होंने एक और पीस दिया, वो और खा गया।
तो अंदाज़ा हुआ ये मिठाई बड़े शौक से खाता है। वो पूरा डब्बा ही उन्होंने उनको खिला दिया, ये सोच के कि मैं घर लेके जाऊंगा बच्चों को और घर वालों को दूंगा। लेकिन देखा कि ऐसा वफादार मेरा जानवर मिल गया, वो थे इतने ही नरम दिल के मालिक के, वफादार है, मुझे लेके जाता है, अगर ये जानदार है, अगर ये खाना चाह रहा है तो खा ले, मैं कल और ले जाऊंगा। अगले दिन जब वो वापस जाने लगे तो उन्होंने 2 डब्बे मिठाई के लिए, एक अपने घर वालों के लिए और फिर से एक गधे के लिए लिया, उसको पूरा डब्बा खिला दिया। डब्बा मिठाई बहुत शौक से खाता था, गधा बहुत शौक से मिठाई खाता था। वो अपना वक्त गुजारते रहे। वो गधा अब उनका हो गया था। सिर्फ फ़र्क इतना था कि वो गधा जब उनके घर के बाहर पहुंचता तो घर के सामने जो एक खाली ग्राउंड सा था, उसी ग्राउंड में वो बैठ जाता, रात वहीं पे गुजारता, और जब वो सुबह होती वो बाहर आते, उनका इंतज़ार करता, वो ले के आ जाता। वक्त ऐसे गुजरता रहा। तकरीबन कोई 2-2.5 महीने इस बात को गुजर गए थे कि एक दिन ऐसे बातों बातों में दोस्तों के साथ बैठे थे और बात छिड़ गई। तो दोस्तों ने उनसे पूछा कि आपने बताया था आपका गधा मर गया था, याद है, तो आजकल कैसे आ रहे हैं? उन्होंने कहा यार गधे पे ही आ रहा हूं। उन्होंने कहा नया लिया है? उन्होंने कहा नहीं। तो ये कहाँ से? वो बात को, शरीफ से बंदे थे, सादा से बंदे थे, बात को छुपा भी नहीं सकते थे। वो इस अंदाज में बोले कि उनको शक पड़ा कि जैसे कुछ छुपा रहे हैं। दोस्तों ने मजबूर किया, नहीं 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 बताओ यार क्या है, खुदा बख्श बताओ क्या है। नहीं नहीं यार कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा कहा तो नौजवान भी वहाँ पे मौजूद थे, कुछ लड़के, उन्होंने भी कहा नहीं नहीं चाचा बताएं बताएं, खुदा बख्श बताएं बताएं। खुद भी नौजवान थे। उन्होंने उनको बता दिया कि पता नहीं एक ऐसा गधा मिला है और मैं उसको ले आता हूँ और इस तरह ले आता हूँ और इस तरह मेरा सिलसिला चल रहा है, किसका है कोई पता नहीं है, मैं तो आ जा रहा हूँ। नौजवान लड़के जो उनके करीब थे, उनके हम उम्र थे, उनको शरारत सूझी। उन्होंने कहा ये शरारत करते हैं, ये जो खुदा बख्श जिस गधे पे आता है, रात को इसने बताया इसका गधा वहाँ छुपा होता है, इसके गधे पे आज ज़रा सवारी करते हैं, हम भी ज़रा मज़ा लेते हैं। ऐसा ज़बरदस्त गधा है जो मिठाई खाता है और इतना दूर इनको लेके आता है। शरारत से मुराद उस दौर की सबसे बड़ी शरारत यही होती थी कि इसके ऊपर हम बैठ के ज़रा सैर शैर कर लेंगे, 2-3 लड़के बैठेंगे, ज़रा घुमा फिमा आएगा गधा हमारा और उसके ऊपर हम भी बैठ जाएंगे, बस यही शरारत। तो ये 3 लड़के थे। शाम के टाइम ही के रात को तो इन्होंने वापस जाना है, हम शाम को ही गधे के पास पहुंचे। जब वो शाम को गए तो वो गधा वहीं पे मौजूद था जहां चाचा ने, खुदा बख्श ने बताया था। ये लड़के वहां पे चले गए, देखा गधे को, तो फौरी तौर पे एक लड़का भागता हुआ गया और उसने गधे के ऊपर छलांग मारी और बैठ गया। और इस अंदाज में उसके ऊपर सवार हुआ कि बस चाहता था जल्दी से गधा चले और मुझे सैर कराए। तो दूसरे लड़के ने भी देखते ही देखते छलांग मार के उसके ऊपर सवार हो गया। अब तीसरा दोस्त कह रहा है यार मैंने भी बैठना है, मैंने भी बैठना, आगे होके बैठो, 3 बैठते हैं। वो कह रहा है नहीं यार 3 ना बैठो, इसके ऊपर 2 का वजन काफ़ी है। वो कह रहा है अच्छा एक काम करते हैं, कुछ तक चलो, आगे चल के एक उतर जाएगा फिर मैं, दूसरा कह रहा है मैं बैठूंगा। कह रहे हैं ठीक है। गधे के कान काफ़ी लंबे थे, उन्होंने गधे के कान को पकड़ा और गधे को चला दिया। अब गधा उनको लेके जा रहा है, एक दोस्त के हाथ में डंडा है, वो उसको पीछे से हल्का हल्का टच कर रहा है डंडा ताकि वो आगे चलता रहे। गधा थोड़ी देर आहिस्ता 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 चलता रहा कि एकदम से उनको लगा इसको दौड़ाते हैं, ज़रा तेज चलाते हैं। तो जो पीछे बैठा हुआ था ना उसको उसने ज़ोर ज़ोर से पाँव मारने शुरू कर दिया कि तेज चलो। उसने जब उसको काफ़ी दफ़ा इस तरह ज़ोर ज़ोर से पाँव मारे हैं तो वो गधा फिर इतनी तेज़ी से भागा है, इतनी तेज़ी से भागा है कि वो दोनों बैठे हुए नौजवान परेशान हो गए हैं। वो जो उनका दोस्त था वो भी पीछे गधे के भागा है, लेकिन गधे की स्पीड इतनी थी कि वो दोनों बैठे हुए भी डर रहे थे कि इतनी तेज़ी के साथ अगर हम गिर गए तो चोट लग जाएगी। और जो पीछे उनके हाथ में डंडा लेके आ रहा था वो भी पकड़ना चाह रहा था कि इस तरीके मैं इनको बचा लूँ, नीचे उतार लूँ, ये तो गिर जाएंगे। लेकिन गधा इतनी तेज़ी से, वो कहते हैं भागा था, इतनी तेज़ी से भागा था कि जैसे उड़ रहा हो बाकायदा। वो दोनों बैठे हुए कहते हैं कि हमें लग रहा था जैसे बाकायदा उड़ रहा हो, इतनी तेज़ स्पीड थी उसकी कि जब हम नहर के करीब पहुंचे तो नहर के बिल्कुल ऊपर जो पुल सा बना हुआ था, पुल के ऊपर जाके उसने ब्रेक लगाई। हम अजीब से हाल में, हमारे दिल की धड़कन बहुत खौफजदा थे और इस अंदाज में उसने हमें पकड़ के बाकायदा झटक दिया जैसे कोई गिराता है। उसने हमें गिराया और हम दोनों नहर के अंदर जा गिरे। और दोनों जैसे ही नहर के अंदर जा गिरे, दोस्त तो बहुत पीछे रह गया था वो वाला, वो तो उड़ता हुआ चला गया था घोड़ा। और वो जब नहर के अंदर गिरे
तो एक बाकायदा डुबकियाँ लेना शुरू हो गया और दूसरे ने उसको पकड़ा, बाहर निकाला तो देखा घोड़ा अभी तक वहीं, गधा अभी तक वहीं पे खड़ा हुआ है और वो परेशान हुआ है कि ये गधा कैसा है जो इतनी तेज़ चला है, जैसे उड़ता हुआ आया हो, जिसकी इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड थी। और उसी लम्हे, वो कहते हैं ये शाम का टाइम था, हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था, कि हमारी आंखों ने क्लियर उस गधे को देखा कि वो वहीं खड़े खड़े गधा बाकायदा ऊंचा होना शुरू हो गया था। उसकी टांगें लंबी होती गई थीं और हमारी आंखों के सामने ही इतना लंबा हो गया था जैसे 3-4 गधे की हाइट हो उसकी टांगें खड़े खड़े वहीं पे टांगें उसकी लंबी होती गई थी और उसकी टांगें बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। और हमारी आंखों के सामने ही हमने देखा वो इस तरह लंबा हुआ और उसके बाद वापस अपनी जगह को गया और बाकायदा तौर पे चला नहीं, वहां से शां करके, जैसे कोई उड़ के जाता है ऐसे शां करके गया और गायब हो गया। एक लड़के को होते आ गए थे, उसके मुंह में पानी चला गया था, जिस तरह उसने गिराया था। वो उतरे हैं, डर गए थे बहुत ज़्यादा, गधे को देख चुके थे कि ये गधा नहीं था जिस तरीके वो ऊपर आया था, ऊंचा हुआ था और उसके बाद शां करके गायब हो गया था। और जितनी तेज़ी से वो उड़ा था, डरते हाँपते कांपते अपने दोस्त तक पहुंच गए। जो तीसरा दोस्त था उसको सारी सूरत हाल बताई, वो भी डरा हुआ था। उसने कहा मैंने देखा है उसको, वो भाग नहीं रहा था, वो उड़ रहा था बाकायदा जैसे कोई उड़ता है। और वो डरते डरते खुदा बख्श के पास पहुँचे और उसको जाके कहा हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, ये कौन सा गधा लेके फिर रहे हो। तो उन्होंने बताया क्या हुआ। तो उन्होंने उनको सारी सूरत हाल बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है और हमने ये किया है। तो वो गधा इस तरह उड़ के गायब हो गया है। खुदा बख्श हैरान हुए और कहे कि ये कैसी कहानी सुना रहे हो, तुमने मेरे गधे के साथ क्या कर दिया है। मेरी तो एक ही सवारी थी, तुम लोगों ने लगता है गधे के साथ कोई मसला किया है जिसकी वजह से उसको भगा दिया है। अब इस तरह की मुझे उल्टी सीधी कहानी सुना रहे हो। मैं तो गरीब बंदा हूं, मेरी तो आने जाने की सवारी थी। अब वो परेशान हो गया, इतनी परेशान कि आज मैं रात को घर कैसे जाऊंगा। तो वहीं पे ही मोहब्बत का दौर था, एहतमाम किया गया गधे का उनके लिए आर्जी तौर पे कि यार वो वाला गधा इनको दे दे, ये सुबह वापस ले आएंगे। वो गधे पे सवार हुए, रात को वहाँ पे रवाना हो गए और वो गधा अपने घर के अंदर बांधा क्योंकि किसी का था, वापस करना था। तो सुबह उठे हैं, अपने गधे को घर से बाहर निकाला और जैसे ही चलते हुए तकरीबन घर से, वो कहते हैं मैं 5-7 मिनट के ऊपर फासला तय किया था उस गधे के ऊपर, मैंने देखा वही गधा जिसकी वो कहानी मुझे सुना रहे थे, जो वो जिसके कान बड़े थे, मैं उसको पहचानता था, वो खड़ा हुआ था। और मैंने अपने गधे को रोका ये देखने के लिए, ये तो वही गधा है मेरे वाला जो इन्होंने भगा दिया था। मैं अपने गधे से नीचे उतरा ही हूँ, किसी के गधे से मैं नीचे उतरा ही हूँ कि उसकी तरफ जा सकूँ कि मेरी आंखों ने वही मंजर देखा जो उन लड़कों ने मुझे कहा था कि उसकी टांगें बिल्कुल ऊंची हो गई थी, वो बहुत ऊंचा हो गया था और उसी तरह ऊंचा ऊंचा ही दरख्तों के बीच में वो गायब हो गया था। कह रहा है जब वो मैंने मंजर अपनी आंखों से देखा तो समझ गया था वो लड़के झूठ नहीं बोल रहे थे, वो सच था, वो गधा नहीं था, वो कोई और मखलूक थी। मैं ये समझ रहा था मेरे गधे को कहीं भगाएं और मुझसे इस तरह की कोई बात करें, लेकिन हकीकत यही थी, वो गधा नहीं था, वो गधे के रूप में कोई और मखलूक थी जो इनके आने जाने के लिए इस तरह थी। लेकिन वो राज खुल गया था, उन लड़कों ने क्या किया क्या नहीं, वो कहते हैं मुझे तो उन्होंने इतना ही बताया था, उससे ज़्यादा उन्होंने क्या किया। लेकिन ये हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँचा और उनका गधा उनको वापस किया, उनको कहा हाँ वो लड़के ठीक कह रहे हैं, वो गधा नहीं था, शायद वो कोई जिन था जो एक गधे के रूप में था और मुझे इस तरह छोड़ने और लेके आने के लिए आता था। तभी मैं हैरान था, वो मिठाई बहुत शौक से खाता था। अब मेरे लिए परेशानी थी कि अब मैं रोज़ कैसे आऊँ कैसे जाऊँ। उनसे कहा कि आपका गधा तो मैं वापस करने आ गया हूँ, लेकिन मेरे लिए मसला बन गया है। तो उन लोगों ने मुझे कहा काम क्यों नहीं करते, जो आप रोज़ आते हैं जाते हैं, वहाँ पे घर ही है आपका, घर हम आपको यहाँ पे रहने के लिए दे देते हैं, आप यहीं रहें और यहीं शिफ्ट हो जाएं। तो इस वजह से खुदा बख्श साहब ने फिर यही फ़ैसला किया और उसके बाद वो उसी ही शहर में शिफ्ट हो गए, बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे ले आए और फिर जो ज़मीनें शमीनें थी वहाँ से बेच के इधर अपनी ज़मीनें शमीनें ले ली और उसके बाद उस गांव से नाता टूट गया। फिर मुस्तकिल सारी ज़िंदगी मरते दम तक उसी गांव में रहे, लेकिन इस वाक़ये को याद करते थे क्योंकि वो थे बहुत नेक शख्स, बहुत नेक थे। हम उनसे मिले थे, बहुत मतलब सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत से शफ़क़त से पेश आने वाले थे वो वही थे, वो आज भी हमें याद है। तो आज भी उनका किस्सा मुझे याद आ गया क्योंकि इन्होंने जिनका नाम मैंने मुख्तसर रखा है SA स्कॉटलैंड से, वो एक गाँव, वो बताती हैं कि उनकी अम्मी ने उनको वाक़या सुनाया कि एक इस्लामाबाद के करीब गांव में, नाम नहीं बताता, जहां में
बहुत पहले की बात है, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते थे कि बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा था जो अक्सर गधों के रूप में नज़र आते थे और गायब हो जाते थे। कई लोगों ने गधों को देखा था और जब उनके करीब जाते थे तो वो गधे गायब हो जाते हैं। जब इनकी मैं वॉइस सुन रहा था तो मुझे उसी वक्त ये वाक़या भी याद आ गया कि हाँ, ये बात सही है, जिन्नात गधों के रूप में आते हैं और जो अल्लाह के नेक लोग हों या जिनका मकसद, आज तो गहमा गहमी और हो गई है, जो अल्लाह के नेक लोग होते थे, जिनके नेक मकसद होते थे, तो ये गधे वाकई सवारी के तौर पे जिन्नात गधे का रूप धार के इस तरह उनको छोड़ने और ले जाने का काम करते थे। तो कहती हैं कि अम्मी उस वक्त छोटी सी थी, वो बताती हैं हम उस गांव में रहते थे तो उस गांव में बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा था। ये वो दौर था, बिजली नहीं आई थी, लालटेन हम जलाते थे, दिए जलाते थे। छोटा सा ये गांव था, पहाड़ों के बीच में बना हुआ। तो लोगों की उस वक्त की जो सवारी थी वो गधे ही थे। तो वहाँ पे अक्सर जो आवारा गधे रातों को नज़र आते तो लोग ये समझते कि गधे हैं, हम इनको जाके पकड़ लें, और जब उनके करीब जाते थे तो वो गधे गायब हो जाते थे। वहीं पे उनकी माँ ने पहली दफ़ा, जो बाकी लोग भी कई दफ़ा देख चुके थे, लेकिन उनकी माँ ने जो एक्सपीरियंस किया, वो एक रात अपने घर में सो रही थी। ये रात का पहर था, हर तरफ खामोशी थी, सब अपने अपने घरों में नींद के मजे ले रहे थे। हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी, रात का अंधेरा था। पहाड़ों के अंदर सिर्फ वो रहने वाली मखलूक, जो जानवर हैं, वो जाग चुके थे, इंसान सो रहे थे। कि कहती हैं कि मेरी आंख खुली, मैंने एक रोशनी को देखा। मेरी आंख खुलने की वजह क्या थी मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी आंखों ने फौरन एक रोशनी को देखा। मैंने लेटे लेटे देखा तो ये एक आग का गोला सा था जो इतना बड़ा था कि मैंने अपने घर के सहन में लेटे हुए देखा कि वो ज़मीन से निकला था और ऊपर आसमां की तरफ जा रहा था, और इस तरह ऊपर सीधा आसमां की तरफ जाता गया जाता गया जाता गया कि आसमां के अंदर जाकर गायब हो गया। आजकल भी लोग देखते होंगे और कहते हैं ना जी वो तारा टूटा है, असल में तो वो शहाब साकिब होते हैं जिनको हवा के साथ रगड़ लगती है तो उनके अंदर आग पैदा होती है। लेकिन ये बहुत बड़ी आग थी जो ज़मीन से निकली थी। जो शहाब साकिब हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ये जो आग सी थी, जो बड़ा गोला सा था, ये ज़मीन के अंदर से निकला था और ऊपर की तरफ गया था। और उसके बाद कहती है मैं इस कश्मकश में थी, ये मेरा वहम है या हकीकत में ये क्या था, मैंने नींद में हूं या वाकई मैंने किसी चीज को देखा है। मैं ये लेटी सोच ही रही थी कि दोबारा मेरी आंखों ने देखा, एक नहीं इस बार कई पहले से भी बड़े बड़े आग के गोले जमीन से ऊपर आसमान की तरफ जा रहे थे। इनकी तादाद 6-7 के करीब थी। और एक इंसान जो फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल को अगर डबल फुटबॉल कर लिया जाए, उसकी जो चौड़ाई बनेगी, लंबाई बनेगी, यानी कि तकरीबन कोई 3 फुट के अंदाजन बराबर एक गोले का साइज था। 3 फुट बहुत साइज होता है। तो वो 3 फुट के आग के गोले थे, गोल गोल सी आग थी। उसमें से ऐसे आग, जिस तरह लकड़ी को आप आग लगा दें सर्दियों में और उसमें से चिंगारियां निकल रही होती हैं, आग ऊपर की तरफ निकल रही होती है, ऐसे उन आग के गोलों में से आग निकल रही थी। और वो आग के गोले ऊपर आसमां की तरफ मैंने जाते हुए देखे और मैं शदीद डर गई थी। ये बहुत बड़े बड़े आग के गोले थे जो आसमां की तरफ जा रहे थे। जब मैंने आंखों से उन गोलों को देखा था तो इतना डर गई थी, क्योंकि वो जैसे ही आसमान में जाते वो गायब हो जाते। तो मैं उस रात सो नहीं सकी, डरी रही। सुबह उठ के अपने वालिदैन को बताया तो पता लगा कि ये पहली दफ़ा जिनको मैंने देखा था और मैं डरी हुई थी, इससे पहले भी कई दफ़ा गाँव के लोग ये आग के गोले देख चुके हैं। जो गांव वालों ने जो बताते हैं देखा था इन आग के गोलों के, उनके बिल्कुल गांव के बिल्कुल बैक साइड पे, जहाँ पे बिल्कुल वीराना था, वहाँ पे सिर्फ दरख्त थे कुछ। उन दरख्तों के बीच से अक्सर ये आग के गोले कभी आपस में लिपटे होते थे, कभी इस अंदाज में गोल गोल एक दूसरे के घूमते थे कि ये सीधे ऊपर आसमां की तरफ जाते और गायब हो जाते थे।
जिसने सबसे ज़्यादा उनको क्लियर रात के टाइम वहाँ पे उसने देखा था, उसका कहना ये था उस शख्स का कि मैंने उन गोलों को इस तरह देखा कि ज़मीन बिल्कुल मेरी आंखों के सामने कुछ भी नहीं था, ज़मीन बिल्कुल नॉर्मल थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ उसी तरह रात की तारीकी थी, खामोशी थी, सिर्फ झींगर बोल रहा था, वो तिड्डी जो बोलती है वो बोल रही थी, और एक रात की खामोशी थी कि मेरी आंखों के सामने ही कुछ फासले पे खड़े हुए मैंने देखा कि ज़मीन के ऊपर खुद ब खुद ज़मीन के अंदर से 4-5 ऐसे गोले निकले और ज़मीन पे आके आराम से बैठ गए। ज़मीन के अंदर से निकले हैं बाकायदा। ऐसे मुझे महसूस हुआ, एक चीज़ होती है जैसे खुद ब खुद गायब हो जाती है, वापस आ जाती है, ऐसा लगा जैसे नीचे से निकल रहे हों। मेरी जब निगाह पड़ी है उस सिम, तो मैंने देखा कि ज़मीन के अंदर से कोई चीज़ बाहर आ रही है, और मैं उसी तरफ देखना शुरू हो गया तो वो चीज़ लाल सुर्ख थी। बाहर आते आते जब पूरी बाहर आ गई तो वो एक फुटबॉल की तरह, बहुत बड़ी फुटबॉल की तरह का गोल एक आग का दायरा बन चुकी थी। और उसके बाद वैसे ही ज़मीन के अंदर से कई उस तरह की आग निकल आई, और उसके बाद मैंने देखा वो आग सारी गोल गोल वहीं ज़मीन पे ही घूमना शुरू हो गई, गोल गोल घूमना शुरू हो गई, और गोल गोल घूमते घूमते वो ऊपर की तरफ उठी हैं, और वो गोल गोल घूमते हुए सीधी आसमां की तरफ जाने शुरू हो गई हैं। जब वो बॉलें गोल गोल घूम रही थीं तो उनमें से 1 से 2 बॉलें ऐसी थीं जो आपस में मिक्स हो गईं, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गईं, एक दूसरे के अंदर चली गईं, लेकिन वो फिर भी गोल गोल घूमती रहीं। आधी वो एक दूसरे के अंदर थीं, बाकी हिस्से उनके साइडों पे थे, लेकिन वो भी गोल गोल घूम रही थी। लेकिन जैसे ही ये घूमती घूमती आसमां की तरफ गई हैं तो वो जो बॉलें आपस में चिपक गई थीं, आग के गोले चिपक गए थे, वो भी अलग हो गए और आसमां पे जाकर गायब हो गए। लोगों का कहना यह था कि हाँ, हमने भी उन आग के गोलों को देखा है। और वही शख्स जिसने सबसे करीब से, वो कहता है जब मेरी निगाह पड़ी ऐसे ज़मीन से कोई चीज़ निकल रही है तो मैं डर सा गया, लेकिन वो चीज़ जब बाहर निकल आई और मैंने देखा वो आग का गोला बन गया है और बहुत बड़ा आग का गोला है, उसके अंदर आग लगी है, तो मैं छुप गया। मैं समझ गया ये जो आग है ये आग नहीं है, ये वही मखलूक है जिनको जिन्नात कहते हैं, जो आग से बने हुए हैं, इस वक्त आग के गोलों की सूरत में हैं। कहीं ये मुझे देख ना लें, रात को मुझे नुकसान ना पहुंचा दें, तो वो मैं जल्दी से छुप गया और मैंने छुप के इनको देखा किस तरह ये गोल गोल घूमे और उसके बाद ऊपर आसमां की तरफ जाके गायब हो गए। तो वो कहती हैं कि मेरी अम्मी ने भी क्लियर उन गोलों को आसमान की तरफ जाते हुए और गायब होते हुए देखा था। वो कहती हैं कि जो मेरे बड़े मामू थे उस वक्त फौज में मुलाजमत करते थे। वो बहुत शक्ल सूरत के भी बहुत ज़्यादा हसीन और जमील थे, बहुत खूबसूरत थे। वो अक्सर जब उनको छुट्टी मिलती थी तो उनको रात के टाइम पैदल चलकर गांव की तरफ आना पड़ता था। वो जिस सवारी में आते थे, सवारी जहां तक उनको छोड़ती थी, उसके बाद आगे जो सफ़र होता था वो पैदल तय करना पड़ता था। क्योंकि उन दिनों में जब बिजली वगैरह नहीं थी, लालटेन जलाते थे, तो बसें बहुत ज़्यादा नहीं चलती थी। इक्का दुक्का कोई बस होती थी, उसका एक मखसूस टाइम होता था, तो आपको उस बस को पकड़ना होता था। आप जब उस बस को पकड़ते थे तो आपको पता होता था कि ये बस मुझे रात के टाइम वहां उतारेगी, फिर उसके बाद मुझे पैदल चलना होगा, पैदल चल के अपने गांव जाना होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। लेकिन गांव के अंदर गधों की सूरत में, आग की सूरत में, मुख्तलिफ सूरतों में कई वाक़यात हो चुके थे। औरतों के रूप में, दुल्हन के रूप में लोग जिन्नात को, चुड़ैलों को देख चुके थे, इसलिए जानते थे। तो उनकी दादी ने अपने बेटे से कहा, बेटा मजबूरी है, तुम जब भी आते हो तुम्हें पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाती है, आधी रात को तुम गांव में दाखिल होते हो। यहां पे बहुत सारी मखलूकात फिरती हैं जो रूप धार के फिरती हैं, इंसान को बहलाने की, बहकाने की कोशिश करते हैं। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी मखलूक से पाला पड़ जाए तो चुप करके चलते रहना, उसके सवाल का जवाब मत देना। वो जितना भी तुम्हें मजबूर करे, तुमने बोलना नहीं है। बेटा अगर तुम बोल पड़े तो याद रखना वो मखलूक तुम्हारा दिल निकाल कर खा जाएगी। ये वो अल्फाज थे जो माँ ने बेटे से कहे थे। जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है,
ऐसे वो कहती हैं मेरी अम्मी के वो बड़े भाई मेरे मामू थे, वो फौजी थे, दिलेर थे, लेकिन फिर भी जिन्नात का खौफ हर इंसान के अंदर होता है। हर इंसान जिन्नात के नाम से डर जाता है, खौफजदा हो जाता है। ऐसे ही एक दफ़ा मामू को छुट्टी मिली और वो बस पर सवार हो गए, एक ही टाइम का बस का। जानते थे कि बस जिस वक्त पहुंचाएगी उस वक्त तक रात हो चुकी होगी और जब मैं पैदल चलता चलता गांव तक पहुंचूंगा तो आधी रात हो जाएगी, लेकिन घर तो जाना था। यूं खाली हाथ, कोई भी बैग वगैरह कुछ भी नहीं था। वो तनख्वाह जो महकमे ने उनको दी थी उनकी जेब में थी। बस पे सवार हुए और बस ने उनको उसी जगह पे उतार दिया जहां से अब पैदल सफर उनका शुरू होता था। रात हो चुकी थी। अब इतनी रात को उन्होंने पैदल चलते चलते अपने गांव तक जो पहुंचना था वो भी एक अच्छा खासा लंबा सफर था जिसमें आधी रात हो जाती। उनका मैं फर्जी नाम अनवर रख देता हूं, फर्जी नाम। तो अनवर जो खूबरू नौजवान खूबसूरत, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी, बस से उतरे, हर तरफ अंधेरा फैल चुका था, रात हो चुकी थी। और ये उन दिनों की बात है जब इंसान बिल्कुल रात को 7 बजे 8 बजे सो जाते थे, इससे ज़्यादा लेट नहीं करते थे, 7-8 बजे सब सो जाते थे। सब सो रहे थे। दूर कहीं से सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। रोशनियां तो थी नहीं, कुमकुमे बल्ब लाइट्स तो ये थी नहीं, बिजली का दौर नहीं था। ये उन दिनों में सफर करते थे ऐसे लोग जिनको पता होता था कि चांदनी रात हो, घुप अंधेरा होगा तो मुश्किल हो जाएगा, रास्ते में कोई सांप बिच्छू कोई जहरीला जानवर मिल जाए, खतरनाक जानवर मिल जाए। तो ये जब छुट्टी भी ऐसे दिनों में ये लेते थे कि जहाँ पे उनको पता होता था कि बस ने इतने बजे रात को पहुँचाना है और उसके बाद पैदल सफ़र करना है, तो इतनी मतलब चांद की बेशक 6ठी 7वीं तारीख हो, उसमें भी नज़र आता है जब पहली दूसरी तारीख होती है तो घुप अंधेरा होता है। तो ये बस से उतरे और इतनी रोशनी थी चांद की कि ये रास्ता इनको नज़र आ रहा था। 14वीं की चांद नहीं थी लेकिन 6ठी 7वीं ही तारीख थी, कोई इनको चांद से रोशनी में रास्ता क्लियर नज़र आ रहा था। ये चलते हुए अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। खामोशी से ये चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अब उस एरिया में पहुंचे जो सबसे ज़्यादा वीरान, ऐसा एरिया जहां दिन को भी कोई नहीं जानता था, लेकिन मसला ये था कि यहीं से ही दिन को भी गुजरना पड़ता था। लोग दिन को भी इस जगह से गुजरते हुए थोड़े से खौफजदा होते थे। अनवर अकेला उस रास्ते पे चल रहा था कि चलते चलते उसके कानों में एक आवाज आई, छन 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 छन। ये पाँव में पहनी गई पाजेब पायल की आवाज़ थी जो छन छन दूर से आती महसूस हो रही थी। वो नौजवान वहीं पे रुक गया, चौंक सा गया कि ये छन छन की आवाज़ रात के इस पैर कहाँ से आ रही है। उसने वहीं खड़े खड़े अपने इर्द गिर्द आगे पीछे हर जगह पे देख लिया, लेकिन आवाज़ कहीं से भी सिमत कुछ भी नहीं पता लग रहा था, लेकिन आवाज़ क्लियर आ रही थी, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था। वो फिर से चल पड़ा कि मैं रुका क्यों हूं, अगर आवाज है तो है, मुझे नहीं रुकना चाहिए। वो चलते रहे चलते रहे। अभी कुछ ही देर चले थे, बहुत लंबा सफर तय करना था कि फिर आवाज, वो छन 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 की आवाज जो दूर से आती महसूस हो रही थी, अब ऐसा अंदाज हो गया जैसे ये छन छन की आवाज थोड़े ही फासले से पीछे से आ रही हो। इस दफ़ा ना वो रुके ना वो उन्होंने मुड़ के देखा, क्योंकि पहले भी उनको एकदम एहसास हुआ मैं रुका क्यों था, मैंने मुड़ के क्यों देखा, मुझे चलते रहना चाहिए। उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा, वो चलते रहे और आवाज़ जो काफ़ी दूर से अब पीछे से आ रही थी, अब ऐसा महसूस होना शुरू हो गया कि आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही है। जिसके भी पाँव में ये पायल है, पाजेब है, उसकी छन छन की आवाज़
जो पहले लगता था जिसने ये पायल पहन रखी है मुझसे काफ़ी फासले पे चल रही है, लेकिन अब महसूस होता था वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई है। छन 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 छन। वो तो बहुत स्लो चल रही थी, छन छन बहुत स्लो थी, तो वो करीब कैसे आती जा रही थी? क्योंकि इनके चलने की स्पीड तेज थी, ये तेज तेज कदमों से चल रहे थे। पायल इस अंदाज में ज़मीन पे पाँव को रखा जाता था जैसे कोई स्लो स्लो चल रहा हो। छन छन छन। उसको तो बहुत पीछे रह जाना चाहिए था, लेकिन वो चलते रहे कि एकदम से उनकी निगाह उसी रास्ते की सीधी साइड पे उन्होंने देखा, तो वहीं पे एक दुल्हन उन्हीं की तरफ देखते हुए खड़ी हुई थी। दूर से ही उन्होंने देख लिया, 20-25 कदम के फासले पे वो खड़ी थी, लाल रंग के कपड़े पहने हुए, दुल्हन के जो लिबास होते थे। आजकल फैशन बदल गया है, कोई वाइट दुल्हन भी कपड़े पहन लेती है, पिंक भी पहन लेती है। उस दौर में दुल्हन का लिबास लाल ही होता था, और जब उन्होंने लाल दुल्हन वाला लिबास, एक भड़कीला लिबास होता था, उस पर मोती सितारे और मुख्तलिफ चीज़ें लगाई जाती थी, तो क्लियर पता लग जाता था ये बहुत भारी भरकम लिबास है जो दुल्हन का ही हो सकता है। तो उसने देख लिया कि दुल्हन सामने खड़ी है और उसने भारी भरकम लिबास पहन रखा है और वो मेरी तरफ देख रही है, उसका मुंह भी मेरी तरफ है। उन्हें जैसे ही देखा तो फौरन समझ गए, दादी माँ की बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कुछ भी कहे जवाब नहीं देना, खामोशी से चलते रहना है। इसी रास्ते से ही गुजरना था, पीछे भागते तो कहाँ तक भाग सकते थे, जाना तो गांव की तरफ था। वो रास्ते के दरमियान में खड़ी थी। ये आगे चलते रहे यहाँ तक कि बिल्कुल उसके करीब पहुंचे तो उसने उनको नाम से पुकारा, अनवर, अनवर, अनवर। लेकिन वो खामोशी से चलते चलते उसके सामने से गुजर गए, उसको क्रॉस कर लिया। वो साइड पे खड़ी थी बिल्कुल, वो क्रॉस करके आगे चले गए। वो उनके नाम से मुसलसल उनको पुकार रही थी कि वो उनको जवाब दें। कि पीछे से फिर से एक आवाज आई, अनवर मैं तुमसे मुखातिब हूं, मेरी बात का जवाब दो। अनवर चलता रहा, उसने किसी बात का कोई जवाब ना दिया। तो एकदम से उसको महसूस हुआ कि वो जो पीछे खड़ी उससे बातें कर रही है, चलती हुई उसके पीछे आ रही है, कि बिल्कुल उसके सीधे हाथ की तरफ चलना शुरू हो गई। बिल्कुल उसके सीधे हाथ के साथ वो साथ साथ दुल्हन भारी भरकम भड़कीले कपड़ों के साथ, जेवरात पहने हुए, उसी तरह तैयार हुई जिस तरह दुल्हन होती है, उसके साथ साथ चल रही है और कह रही है मैं तुमसे बात कर रही हूं तो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे। वो चुप करके चलता रहा। वो सीधे हाथ पे उसके साथ साथ पाँव में पायल पहने छन 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 करती हुई, क्योंकि अब वो उसके कदम से कदम मिला के चल रही थी। जितनी तेजी से अनवर चल रहा था उतनी तेजी से वो उसके साथ ही चल रही थी, इसलिए अब पायल की आवाज़ उतनी ही तेज थी जितना अनवर के कदमों की आवाज़ तेज थी। दस 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 वो जिस तरह चल रहा था वहीं साथ चलती हुई पायल भी छन 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 कर रही थी। वो अपने रास्ते की तरफ देखता हुआ सीधा चलता रहा कि वो जो साथ साथ चल रही थी एकदम से और तेज हुई और भाग के उसके आगे से क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे आ गई। लेकिन जैसे ही उसने क्रॉस किया, जिसने अपनी निगाहें नीचे झुकाई हुई थी कि उसके चेहरे को देख ना सकूं, जान चुका था ये रात को इस वक्त दुल्हन क्या कर रही है, समझ गया था। माँ ने जो बताया था कि वो डाइन होती है, वो चुड़ैल होती है, उसकी तरफ मत देखना। तो वो नीचे रास्ते की तरफ जब देख रहा था तो वो तेजी से जो साथ साथ चल रही थी एकदम से भागती हुई उसके आगे से गुजर के जब उसके लेफ्ट साइड पे आई है तो उसकी क्योंकि निगाहें नीचे थी उसने निगाहें नहीं उठाई थी, लेकिन जब उसकी निगाहों के सामने आगे से गुजरी तभी उसकी आंखों ने उसके पाँव को देख लिया। उसके पाँव उल्टे थे और उल्टे पाँव में ही उसने पाजेब पहन रखी थी। जब वो चलती हुई उसके सामने से गुजरी तो उल्टे पाँव वाली वो चुड़ैल पाँव में पाजेब पहने छन छन करते हुए उसकी लेफ्ट साइड पे आ गई और फिर से उससे मुखातिब होगी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी बात का जवाब दो अनवर, मेरी बात का जवाब दो, कुछ तो बोलो, कोई जुमला तो बोलो। अनवर तेज तेज चलता रहा। अनवर कहते हैं उसी वक्त जब वो मेरी लेफ्ट साइड की तरफ पहुंच गई तो अब वो मेरी लेफ्ट साइड के साथ साथ चल रही थी कि उसने पता नहीं क्या किया, मेरी हाथ का, उल्टे हाथ का ये जो अंगूठा होता है, ये अंगूठा
इस अंगूठे पे उसने पता नहीं क्या किया, मुझे ऐसे हाथ में, ऐसे जैसे चलता हुआ इंसान हाथ से हाथ करता है, तो ऐसे मेरे अंगूठे पे वजन आ गया। ऐसे लगता है जैसे मैंने कोई इंतहाई भारी भरकम चीज़ को उठाया हुआ हो और उसका सारा वजन इस अंगूठे पे हो। जैसे कोई आप शापर उठा लें, ऐसे 4 उंगलियों से उठाते हैं, आप अंगूठे से उठा लें, तो ऐसा ही वजन मेरे इस अंगूठे पे पड़ गया कि मेरी जान निकल गई। मैं चीख ही मारने वाला था, इतना मेरे अंगूठे पे वजन आ गया कि मुझसे चलना दो भर हो गया। इतना अंगूठे पे वजन के मुझे लगा मैं अब चल नहीं सकूंगा। मेरा अंगूठा इतना भारी हो गया जैसे लगता था मैंने कोई कई मन भारी भरकम चीज, उसका सारा वजन मेरे अंगूठे पे हो। उसने क्या मंत्र पढ़ा था, क्या जादू किया था, मुझे नहीं पता लगा। मेरा अंगूठा भारी हो गया और मैं कदम अब नहीं उठा पा रहा था। मेरे कदम बहुत भारी हो गए थे। मैं आगे की तरफ चल तो रहा था लेकिन इस अंगूठे की वजह से अपने इस बाजू को उठा नहीं पा रहा था। मेरे पूरे वजूद पे इतना भार आ गया था, अब हिलना मुश्किल हो गया था। और जब उसने मेरे अंगूठे पे बार डाला तो उसी वक्त तकलीफ से मेरे मुंह से चीख निकलने लगी थी, लेकिन मैंने अपने मुंह को जोर से दबोच लिया। चीख नहीं मारनी, बोलना नहीं है, ये मेरा दिल निकाल कर खा जाएगी। कहता उसी लम्हे मैंने आंखें बंद की और कहा या अल्लाह मेरी मदद कर। उसी लम्हे मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अभी तक मैं खौफ में इतना मुब्तला था कि कुछ भी याद नहीं था कि तभी मेरे दिमाग में एकदम ख्याल आया मुझे आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। अब जब मेरे पाँव इतने बोझल थे कि मैं उठा ही नहीं पा रहा था, कदम नहीं उठा पा रहा था, स्लो हो गया था क्योंकि वज़न था मेरे अंगूठे पे, तो उसी लम्हे मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मैं जैसे जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ता गया तो मेरे अंगूठे का वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। मैं और कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहा था। अंगूठे का वज़न हल्का हल्का कम होता जा रहा था। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता जा रहा था, अंगूठे का वज़न कम होता जा रहा था। पढ़ते 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 अब वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ पायल की छन छन की आवाज़ आ रही थी। जब चलते चलते मैं काफ़ी आगे पहुँच गया और अंगूठे का जो वज़न था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए दौड़ लगा दी। दौड़ता दौड़ता आयतुल कुर्सी पढ़ता पढ़ता उसकी आवाज़ कहाँ पीछे रह गई, कहाँ मेरे कानों ने सुनना बंद कर दिया, मुझे कुछ होश नहीं। मैं पढ़ता 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 हाँफता भागता भागता अपने गांव, अपने घर तक पहुंचा। ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। गांव वाले सब सो रहे थे, लेकिन मेरा ज़ोर ज़ोर से जिस तरह मैं दरवाज़ा खटखटा रहा था, यकीनन घरों में लोग जाग गए थे। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ उन तक चली गई थी जैसे कोई आया है। मेरे घर वालों ने दरवाज़ा खोला और मैं भागता हुआ तेज़ी से अंदर पहुंचा। माँ फ़ौरन समझ गई बेटा डर चुका है, बेटे के साथ कोई वाक़या हो चुका है। मैं भागता हुआ गया, जाके चारपाई पे गिर गया। मैं हाँफ रहा था, मुझे पानी दिया गया। मेरी माँ ने पढ़ के मेरे ऊपर दम करना शुरू कर दिया था। जब मैं बोलने के काबिल हुआ, जो मैं हौसले में हुआ, तो मैं हाँफ रहा था। मेरी माँ ने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा माँ, जिसका तूने कहा था ना कि बोलना नहीं दिल निकाल कर खा जाती है, आज वो मेरे रास्ते में खड़ी थी। आज मैंने उसको क्लियर देख लिया है। और फिर पूरा वाकया उसने घर वालों को सुनाया। माँ ने कहा बेटा, जब वो तेरे रास्ते में खड़ी थी, जब पहली दफ़ा तुझे पायल की आवाज़ दूर से आ रही थी, तूने उस वक्त आयतुल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ी? और तुमसे एक और बड़ी गलती ये हुई कि जब तुम बस से उतरे थे तो उसी वक्त से ही आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए घर तक आते तो कुछ ना होता। और तब मामू को अंदाज़ा हुआ माँ ठीक कह रही थी, मुझसे गलती हो गई। और उसके बाद फिर हमेशा ऐसा ही करते, जब भी वो वापस आते, बस से उतरते, तो आयतुल कुर्सी ऊंची आवाज़ में पढ़ते हुए, तिलावत के से अंदाज में पढ़ते हुए आते। फिर उनके साथ ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं हुआ। दूसरा वाक़या वो सुनाती हैं कि मेरे छोटे मामू, ये बहुत बात का है, काफ़ी बात का, एक और मामू हैं छोटे, उनने बाइक ली अपनी, उनका घर जिसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, टेक्सला का उनका घर, जिसके आगे मैं आपको सुनाऊंगा। और उस घर के अंदर, उनके घर में जगह नहीं थी, मतलब वो इस तरह का बना होगा कि बाइक खड़ी नहीं कर सकते होंगे, जो भी इशू था। तो वो कहती हैं कि वो बाइक हमारे घर में खड़ी करने के लिए आते थे। जो इनका घर है टेक्सला का, वो बहुत बड़ा घर था जिसके 3 सहन थे बाकायदा। ये मैं आपको नेक्स्ट सुनाता हूँ, मतलब पार्ट 2 नहीं है, अलग से कहानी है, वो पूरी वाक़यात ही चेंज है। ये और वाक़यात हैं, वो और तरह के अजीब व गरीब वाक़यात हैं। तो वो बाइक जो थे, वो जो छोटे मामू थे, वो हमारे घर में खड़ी करने के लिए आते थे।
ये वाले जो मामू थे ये बहुत हंसमुख, मजाक करने वाले, फ़न करने वाले। पहले वो एक छोटे से गांव में थे, अब ये टेक्सला था, ये मॉडर्न इलाका था। मजाक करने वाले, गपशप करने वाले, हंसी मजाक शरारती से, मतलब ऐसे इंसान जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, ऐसे ही इंसान थे। तो इनके पास बाइक था, अपना बाइक वगैरह चलाते और रात को आके बाइक खड़ी करते, सुबह आके बाइक लेके जाते। एक रात ये घर दाखिल हुए बाइक खड़ी करने के लिए, तो वो जो कहानी सुना रही हैं ऐसे, वो उनकी उम्र तकरीबन कहती है, मेरी उम्र 6-7 साल की थी, आज भी मुझे याद है। तो उनका चेहरा बिल्कुल उड़ा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा खौफजदा थे, घबराए हुए थे। घर वालों ने भी उनको देखा तो एकदम परेशान हो गया कि हंसता मुस्कुराता चेहरा, हर वक्त शरारतें करने वाला इंसान आज इस तरह घबराया हुआ क्यों है, उसका चेहरा इतना डरा हुआ क्यों है। उन्हें बाइक खड़ा किया तो घर वालों ने पूछा क्या हुआ, सब खैरियत है ना। तो वो कांप रहे थे। घर वाले समझ गए कि कुछ हो गया है, जल्दी से उनको बिठाया, उनको पानी वगैरह पिलाया, उनको हौसले मिलाए। जब वो इस काबिल हो गए कि डर खौफ उनका ख़त्म हुआ और बोलने के काबिल हुए, तो पूछा अब बताइए क्या हुआ। तो तब उन्होंने बताया कि आपको पता है कि मेरा काम मोटरसाइकिल पे होता है, मैं इधर उधर फिरता रहता हूँ। अभी जब मैं बाइक खड़ी करने के लिए आया हूँ तो मैं आ रहा था, मैं दूर एक दोस्त से मिलने के लिए गया हुआ था। जब मैं वापस आ रहा था, मोटरसाइकिल की स्पीड बिल्कुल आहिस्ता से मोटरसाइकिल में चलाता हुआ आ रहा था। ये ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, ये टाइम था कोई 9:30 बजे का टाइम। अमूमन 8 बजे तक मैं घर आ जाता हूँ, आज मैं ज़रा लेट हो गया। तो मैं मोटरसाइकिल चलाता हुआ आया तो मैंने देखा कि रास्ते में सड़क के किनारे, वो कच्ची सड़क थी जिससे मैं आ रहा था, वहाँ पे एक दूर से ही मोटरसाइकिल की रोशनी में मैंने देखा एक औरत खड़ी है। मैं समझ गया कि कोई देहात की, गांव की कोई औरत है या टेक्सला की है जिसको कोई हेल्प चाहिए, मदद चाहिए या लिफ्ट चाहिए, इसलिए खड़ी हुई है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और मैं मोटरसाइकिल को आहिस्ता करना, पहले ही आहिस्ता से और मज़ीद आहिस्ता चलाना शुरू कर दिया कि इसके करीब पहुँचूँ तो पूछ सकूँ बहन कहाँ जाना है, कोई अगर करीब का जगह है तो मैं छोड़ देता हूँ आपको। ये वो दौर था जब लोग एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। जिस तरह मैंने पहली कहानी आपको सुनाई चाचा खुदा बख्श की, जिनको लोगों ने फ्री में घर रहने के लिए दे दिया था, कोई ये नहीं कि ये किराए पे रहें या ये रहें, वो उनको दे दिया था। बाद में कल उन्होंने अपनी ज़मीनें भी वहाँ से बेच के अपने और घर भी ले लिए। तो कहते हैं मैं मोटरसाइकिल आहिस्ता आहिस्ता करता हुआ बिल्कुल अब उसके करीब पहुँच रहा था, और जैसे ही मैं करीब उसके पहुँचा मैंने मोटरसाइकिल की ब्रेक लगा दी। ये एक गांव की कोई औरत थी, उसका जो लिबास था बिल्कुल लाल कलर का सूट पहना था, जैसे दुल्हनें पहनती हैं सूट, ऐसा ही था, लेकिन बहुत भारी भरकम नहीं था, लेकिन लाल कलर का सूट था। उसने पूरी ज्वेलरी पहनी हुई थी। उसकी जो शक्ल थी बिल्कुल एक वहीं के रहने वाली जो आम औरतें होती हैं, जिस तरह का उनका रंग और रूप, जिनका चेहरे के फेस कट्स नक्शा होता है, वैसे ही बिल्कुल एक नॉर्मल औरत थी। मैं समझ गया इसी गांव की कोई रहने वाली औरत है जिसने बिल्कुल कोई मेकअप वगैरह नहीं किया होता, बिल्कुल सादा सा उसका चेहरा, लेकिन उसकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा थी, हाथों में भी और उसके सीने पे भी बहुत ज़्यादा जेवरात थे जो उसने पहन रखे थे, और सर पे उसने दुपट्टा लिया हुआ था, माथे पे उसने बड़ा सा सोने का टीका लिया हुआ था। पहले ख़वातीन एक टीका लगाती थी। तो मैं उसके करीब पहुंचा, उसके सामने जाके ब्रेक लगाई और उससे पूछा कहाँ जाना है आपको। तो वो आगे से चुप रही। मैं एकदम से परेशान हो गया कि किसी बेचारी परेशानी में होगी, किसी टेंशन में होगी जो नहीं बोल रही। तो मैंने फिर से दूसरी दफ़ा उनको कहा मैं इसलिए रुका हूं कि आपकी मदद कर सकूं, बताइए कहाँ जाना है आपको। वो फिर चुप करके खड़ी रही। कह रहे मैंने तीसरी दफ़ा फिर से उनकी तरफ देखा, उनके चेहरे की तरफ गौर से देखा कि ये बोल क्यों नहीं रही, क्योंकि जब मैं उनसे पूछ रहा था कहाँ जाना है आपको, मैंने नज़रें झुकाई हुई थी। औरतों का एक एहतराम होता है, उस एहतराम में मैंने नज़रें झुका रखी थी। जब 2 दफ़ा उन्होंने जवाब नहीं दिया तो तीसरी दफ़ा सवाल मैंने उनके चेहरे की तरफ देख के ही किया कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ जाना है, इस वक्त रात को यहाँ खड़ी आप इंतज़ार कर रही हैं, कोई मदद की ज़रूरत है तो मुझे बताइए। और ये सब कुछ कहते हुए मैंने उनके चेहरे की तरफ देखते हुए बात की थी, क्योंकि पहली 2 दफ़ा जब मैंने बात की थी नज़रें झुका के की थी, लेकिन जब वो बोल नहीं रही थी तो मैं परेशान हो गया कि किसी परेशानी में तो नहीं है, कहीं रो तो नहीं रही, कहीं टेंशन में तो नहीं है। और जब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो बिल्कुल चेहरा मुंह नीचे किए बिल्कुल खामोश थी। और उसी लम्हे जहाँ ज्वेलरी मैंने उनकी सारी देखी तो मेरी निगाह उनके हाथों पे पड़ी।
उनने हाथ ऐसे बाजू लटकाए हुए थे और जैसे ही मेरे हाथों पे उनके नाखून पे निगाह पड़ी तो वो जितने लंबे नाखून थे, एकदम मुझे झटका लगा मोटरसाइकिल पे बैठे हुए, इतने लंबे नाखून। ये तो आजकल औरतें फैशन में कुछ 1 इंच का 2 इंच का नाखून को बढ़ा लेती हैं, 2 इंच नहीं 1 इंच तक बढ़ा लेती हैं, लेकिन उसके नाखून जो लंबे थे वो उसकी उंगलियों से भी बहुत लंबे नाखून थे, यानी कोई तकरीबन 4 इंच 5 इंच लंबे उसके नाखून थे। कहता है मैंने जैसे ही उसके हाथों के अंगूठे समेत नाखून देखे, जितने लंबे लंबे उसके नाखून थे, एकदम मेरे वजूद के अंदर झुरझुरी से आ गई कि ये तो एक शक्ल सूरत से नॉर्मल गांव की औरत नज़र आ रही है, जेवरात पहने हुए है, दुल्हन की तरह ठीक है कपड़े पहने हुए हैं, भाग आई होगी, कोई परेशानी होगी, लेकिन ये इसके हाथ, ये हाथों के अंगूठे समेत इतने बड़े बड़े नाखून। मेरा मोटरसाइकिल स्टार्ट ही था, मैंने बंद नहीं किया था, उसके करीब जाके रोका ही था, उससे पूछ रहा था, और जैसे ही मेरी निगाह उसकी उंगलियों के उन नाखूनों पे पड़ी तो एकदम मेरे वजूद के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई और मेरे जिस्म ने एक झुरझुरी ली खौफ की। और उसी लम्हे में फौरी तौर पे अगला जो मेरे दिमाग में ख्याल आया, इसके पाँव देखो, और उसी लम्हे मैंने नीचे उसके पाँव की तरफ ध्यान किया तो उसके पाँव उल्टे थे। जैसे ही मेरी पाँव पे निगाह पड़ गई तो उसी लम्हे मुझे पता लग गया उसके पाँव उल्टे थे, और जैसे ही मैंने पाँव को देखा पाँव उल्टे हैं, मैं फौरन समझ गया ये इंसान नहीं, कोई डायन है। बाइक मेरा स्टार्ट था, उसी लम्हे मेरे दिल में आया भाग नहीं तो मारा जाएगा। मैंने फौरी तौर पे गियर लगाया बाइक का और जितनी रेस दे सकता था मैंने दी और भगा दिया। मैंने मुड़ के नहीं देखा पीछे क्या वो आवाज़ें आ रही थी, मुझे कुछ होश ही नहीं है। मैं उस औरत के सामने से जब मैंने बाइक को भगाया है, वहाँ से लेके इस घर तक पहुँचने में जितना भी टाइम लगता है मुझे याद ही नहीं है मैं पहुँचा कैसे हूँ। मुझे कुछ होश नहीं है, मैं पहुंचा हूं, पहुंचा दिया गया हूं। मेरा इतना खौफ से मेरा दिमाग पे सवार हो गया था कि मैंने रास्ता कैसे तय किया, मोटरसाइकिल रास्ते पे कैसे चलाया, मुझे कुछ होश नहीं है। जब मैं घर पहुंचा हूं तो एकदम मुझे होश आया कि मैं घर आ गया हूं, ये सामने घर है। वो कहाँ रह गई थी, वो कहाँ थी, मुझे उसका कोई नहीं पता, लेकिन क्लियर उसके पाँव उल्टे थे, पीछे की तरफ थे। मैंने उसकी जब पाँव की तरफ देखा तो पाँव का जो पीछे वाली एड़ी होती है, एड़ी आगे की तरफ थी, पाँव की जो उंगलियां होती हैं वो पीछे की तरफ थी। दोनों एड़ियां मुझे नजर आई, पाँव पीछे की तरफ नजर आए। मैं समझ गया था ये चुड़ैल है। और जो पहले मैंने वाकया आपको सुनाया उनके बड़े मामू का वाकया, वो जब उस औरत को, वो मैं लाइन भूल गया उनकी, वो मैं ऐड कर दूँ, जब वो वहाँ से तेज़ तेज़ चलते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए वहाँ से जा रहे थे तो पीछे से उनको आवाज़ आई थी, आज तो बच गए हो, आइंदा नज़र आए तो खा जाऊंगी। मैं मेरे ख्याल में जुमला भी देख भी दूँ, जी हाँ, पीछे से आवाज़ आई, आज तो बच गए हो, आइंदा नहीं छोड़ूंगी। ये जुमला उन्होंने लिखा है कि उसने बोला था। और दूसरे मामू के साथ जो वाक़या हुआ, वो दुल्हन बन के रास्ते के करीब वो डाइन खड़ी हुई थी। तो इनके और बहुत सारे वाक़यात हैं जो मुख्तलिफ चेंज हैं, टोटली इनसे चेंज है, खौफनाक किस्म के। वो इंशाल्लाह अगली स्टोरीज़ में मैं आपको सुनाता हूँ। तो आप भी अपनी कहानियाँ मुझे सेंड कीजिए, ये जिस तरह सच्चे वाक़यात उनकी ज़िंदगी में हुए और उनके अपने साथ भी हुए, ऐसे के साथ उनकी वालदा का मैंने सुनाया, फिर उनके वालिद साहब के जो है मैं आगे आपको सुनाता हूँ। तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई इस तरह के वाक़यात हुए हैं या ख़ुद से पेश आए हैं, किसी दोस्त ने सुनाए हैं, बुज़ुर्गों से सुने हैं या किसी गांव वाले से सुने, तो ज़रूर मुझे सेंड कीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, कहानी को लिख के भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में आप कहानी को लिख के भेजें या वॉइस मैसेज पे रिकॉर्ड करके भेजें। आखिर में आपने पहले उसको सेंड कर दें, अपने मैसेज को सेंड कर दें और उसके बाद एंड में लिखें स्टोरी, STORY। उर्दू में अगर आप लिख के भेजते हैं मुझे कहानी, तो पहले कहानी सेंड कर दीजिए, फिर एंड में लिख दीजिए स्टोरी, STORY। या अगर आप वॉइस मैसेज भी भेज रहे हैं तो वॉइस मैसेज भेजने के बाद एंड पे लिख दीजिए स्टोरी। ये जिस तरह इन बहन ने भी मुझे स्टोरी सुनाते हुए ही शुरू में कह दिया कि मेरा नाम ये है, जगह के बारे में सब कुछ उन्होंने रियल बताया है, लेकिन कहा आप फर्जी कर दीजिएगा। तो ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी जगह रियल, और आगे ये भी मुझे बताना है कि मैं रियल ही बताऊं या मैं फ़र्जी कर दूं। और भेजना है व्हाट्सएप का नंबर +92, ये पाकिस्तान का कोड है, 313665550। मैं रिपीट करता हूँ, +92 31366 55500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे जमा 923113665550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
खुदा हाफिज़।